प्यारे बच्चों, आज हम चैप्टर नंबर 14 शुरू कर रहे हैं। ये एक निबंध पाठ है, ठेले पर हिमालय। अर्थात एक ठेले पर जब बर्फ़ की सिल्लियाँ निबंधकार ने देखी तो हिमालय की बर्फ़ याद आ गई और इसी कारण उन्होंने ठेले पर हिमालय शीर्षक रखा। निबंधकार है धर्मवीर भारती। इनका जन्म 1926 ईस्वी में हुआ और मृत्यु 1997 ईस्वी में हुई। गांव अतार सुहिया इलाहाबाद में इनका जन्म हुआ। बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। अनेक प्रकार की प्रतिभाएं इनके अंदर थी। उन्होंने काव्य, उपन्यास, नाटक, कहानी, निबंध, आलोचना सभी विधाओं में सृजन किया है, कुछ ना कुछ लिखा है। साप्ताहिक पत्रिका धर्मयुग का इन्होंने संपादन किया है, जिसके कारण काफ़ी लोकप्रियता भी इनको मिली। इससे पहले भारतीय इलाहाबाद विश्वविद्यालय में हिंदी के प्राध्यापक रहे। कुछ समय तक साप्ताहिक संगम जो पत्रिका थी उसके संपादक भी रहे। इनकी रचनाओं में मध्यम वर्ग के जीवन संघर्ष, भारतीय संस्कृति के स्वर्णिम मूल्य तथा लोक जीवन की सजीव झांकी हमें देखने को मिलती हैं। उनकी मुख्य रचनाओं में गुनाहों के देवता, सूरज का सातवां घोड़ा, 11 सपनों का देश ये उपन्यास हैं। ठंडा लोहा 7, गीत वर्ष, कनुप्रिया, सपना अभी भी व आद्यंत ये इनके काव्य संग्रह हैं। मुर्दों का गांव, स्वर्ग और पृथ्वी, चांद और टूटे हुए लोग, बंद गली का आखिरी मकान ये कहानी संग्रह है। अंधा युग इनका पद्य नाटक है। ठेले पर हिमालय, कहनी, अनकहनी व पश्यंती ये निबंध संग्रह हैं। ये इनकी प्रमुख कृतियां हैं, रचनाएं हैं। इनके अतिरिक्त उन्होंने रेखाचित्र, आलोचना, एकांकी, नाटक, संस्मरण, यात्रा विवरण आदि विधाओं में भी उल्लेखनीय सृजन किया है, लेखन किया है और पाठकों का दिल जीता है। प्रस्तुत निबंध ठेले पर हिमालय में लेखक ने कौसानी के पर्वतीय क्षेत्र में हिमालय की प्राकृतिक छटा, शांति, स्तब्धता और बर्फीली चोटियों के नैसर्गिक प्राकृतिक सौंदर्य का मनोहारी वर्णन किया है। कौसानी एक पर्वतीय क्षेत्र में स्थित गांव है। यहाँ की जो प्राकृतिक सौंदर्य है इसका मनोहारी वर्णन इस निबंध में किया है। सोमेश्वर की घाटी में बसा हुआ कौसानी हमें स्विट्ज़रलैंड का आभास कराता है। ऐसा लगता है जैसे हम स्विट्ज़रलैंड में आ गए हैं। ठेले पर लदी बर्फ़ की सिल्लियाँ देखकर कवि के स्मृति पटल में कौसानी का वह स्वर्णिम सौंदर्य सजीव हो उठता है, जिसमें बादलों के बीच नीले आकाश की चांदनी भरी रातें, केसरमय होती घाटी की संध्या, बर्फानी दिवस समस्त साप, ताप, संघर्ष और अंतर्द्वंद से मुक्त करने वाले होते। जब वहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य देखते हैं तो वास्तव में हमारे अभिशाप, त्रिताप, तीनों प्रकार के ताप, संघर्ष और मन में जो अंतर्द्वंद्व चल रहे हैं वे सब मुक्त हो जाते हैं। निबंध को पढ़ते हुए पाठक के चित्त में सौंदर्य प्रत्यक्ष मूर्तिमान हो ही जाता है। अब हम शुरू करते हैं निबंध ठेले पर हिमालय। इसकी विधा जैसा कि हम पढ़ चुके अभी, निबंध है ठेले पर हिमालय। खासा दिलचस्प शीर्षक है ना। और
यकीन कीजिए इसे बिल्कुल ढूंढना नहीं पड़ा। ये जो शीर्षक यहाँ निबंधकार ने रखा, वास्तव में इसके लिए निबंधकार को मेहनत नहीं करनी पड़ी, ये तो बैठे बिठाए ही मिल गया। अभी कल की बात, एक पान की दुकान पर मैं अपने एक गुरुजन उपन्यासकार मित्र के साथ खड़ा था कि ठेले पर बर्फ़ की सिले लादे हुए बर्फ़ वाला आ गया। निबंधकार अपने लिए बता रहे हैं कि मैं अपने गुरुजन मित्र के साथ खड़ा था पान की दुकान पर, तो वहाँ ठेले पर बर्फ़ की सिले लाद करके एक बर्फ़ वाला आ गया। ठंडे चिकने चमकते बर्फ़ से भाप उड़ रही थी। मेरे मित्र का जन्म स्थान अल्मोड़ा है, ये अल्मोड़ा उत्तर प्रदेश में है। क्षण भर उस बर्फ़ को वो देखते रहे, उड़ती हुई भाप में खो गए, खोए खोए बोलने लगे, यही बर्फ़ तो हिमालय की शोभा है। ऐसी बर्फ़ हिमालय पे भी जमी हुई है और हिमालय को शोभायमान बनाती है। और तत्काल मेरे मन में शीर्षक कौंध गया, उपस्थित हो गया। अचानक ऐसी बात सुनकर और बर्फ़ की सिलियाँ जो ठेले पर लदी हुई थी, उन दोनों के कारण शीर्षक मन में उपस्थित हो गया, ठेले पर हिमालय। क्योंकि मित्र ने हिमालय की शोभा बताया ऐसे, और ठेले पर इस समय ये बर्फ़ लदी हुई थी, तो दोनों स्थितियों के कारण ये शीर्षक बन गया, ठेले पर हिमालय। पर आपको इसलिए बता रहा हूँ कि अगर आप नए कवि हो तो भाई इसे ले जाएं और इस शीर्षक पर 200-300 पंक्तियाँ बेडोल बेतुकी लिख डालें, शीर्षक मौजूद है। कुल मिलाकर जो नए कवि हैं उन पर हमारे निबंधकार ने व्यंग्य किया है, क्योंकि उनकी एक आदत है कि कहीं से कुछ मिल जाता है तो उसे उठाकर वो रचना कर देते हैं, उसे अपना लेते हैं, वास्तव में स्वयं इसके लिए मेहनत नहीं करते हैं। तो उसके लिए इन्होंने व्यंग्य किया है कि जो कोई नए कवि हैं, मेहनत नहीं करना चाहते हैं, मैंने शीर्षक बना दिया है, इसे आप स्वीकार कर लीजिए और इस पर अपनी कविता बना लीजिए। इस प्रकार व्यंग्य किया है। अगर नई कविता से नाराज हो, सुललित गीतकार हो, तो भी गुंजाइश है, इस बर्फ को डांटे उतर आओ। अर्थात इस बर्फ़ को देख कर के तुम, इस मेरे शीर्षक को देखकर तुम अपनी रचना आसानी से कर सकते हो। ऊंचे शिखर पर बंदरों की तरह क्यों चढ़े बैठे हो? जैसे बंदर हैं, ऊपर बैठे रहते हैं, नीचे गतिविधियाँ क्या हो रही है उसे देखते रहते हैं और फिर वैसी ही नकल करने का प्रयास करते हैं। इसीलिए नए कवियों की तुलना यहाँ बंदरों से की है कि बंदरों की तरह तुम नकल करते हो। ओ नए कवियों, ठेले पर लदो, पान की दुकानों पर बिको। कवियों को कहा है कि ऐसे तुम्हें रचना करने की अपेक्षा तुम्हें कहीं पर इधर उधर घूमना पड़ेगा, भ्रमण करना पड़ेगा और फिर तुम्हें खुद को ही इस प्रकार से मेहनत करके कुछ रचना करनी चाहिए। ठेले पर लदो, पान की दुकानों पर बिको। अर्थात तुम भी जैसे हम इधर उधर भ्रमण करते हैं, घूमते हैं और फिर कुछ बनाते हैं, सृजन करते हैं, लिखते हैं, ठीक तुम्हें भी ऐसा ही करना चाहिए, किसी की नकल नहीं करना चाहिए। ये सभी बातें उसी समय मेरे मन में आई और मैंने अपने गुरुजन मित्र को बता भी दी। वे हंसे भी, पर मुझे लगा कि वह बर्फ़ कहीं उनके मन को खरोंच गई है, उन्हें अपने गांव की याद आ गई है। तो उस सौंदर्य की जब याद आती है तो मन में थोड़ी पीड़ा सी उनको हो रही है, शायद वहाँ जाने की उत्कंठा हो। ईमान की बात तो यह है कि जिसने 50 मील दूर से भी बादलों के बीच नीले आकाश में हिमालय की शिखर रेखा को चांद तारों से बात करते देखा है, चांदनी में उजली बर्फ़ को धुंधली हल्के नीले जाल में
दूध या समुद्र की तरह मचलते और जगमगाते देखा है, उसके मन पर हिमालय की बर्फ़ एक ऐसी खरोंच छूट जाती है जो हर बार याद आने पर पीड़ा उठती है, अर्थात पीड़ित कर देती है। मैं जानता हूँ क्योंकि ये बर्फ़ मैंने भी देखी है। अगर हम कितनी ही दूर से कभी ऐसे प्राकृतिक सौंदर्य को निहार चुके हैं, देख चुके हैं, तो वास्तव में जब भी ऐसी ही परिस्थितियाँ उपस्थित होती है तो हम उन्हें याद करते हैं और याद करके वह हमें बड़ी पीड़ित कर देती है, क्योंकि हम चाहते हैं कि फिर से हम उस सौंदर्य को निहारें। सच तो यह है कि सिर्फ बर्फ़ को बहुत निकट से देख पाने के लिए ही हम लोग कौसानी गए थे। अब कह रहे हैं कि हम भी एक बार कौसानी गए थे, वहाँ बर्फ़ देखने के लिए गए थे। नैनीताल से रानीखेत गए और रानीखेत से मझकाली के भयानक मोड़ों को पार करते हुए हम कौसी नामक गांव में पहुंच गए। कौसी से एक सड़क अल्मोड़े चली जाती है और दूसरी कौसानी। कितना कष्टप्रद, कितना सूखा, कितना कुरूप है वह रास्ता। कौसानी गांव का सौंदर्य देखने गए थे, वहाँ बर्फ़ देखने गए थे, लेकिन अब वे कौसी तक पहुँचे। वास्तव में रास्ता बड़ा कष्ट देने वाला था, सूखा ही सूखा था, बहुत कुरूप था। पानी का कहीं नामो निशान नहीं था, सूखे भूरे पहाड़ थे, हरियाली कहीं भी इन्हें दिखाई नहीं दी। ढालों को काटकर बनाए गए टेढ़े मेढ़े रास्ते पर अल्मोड़ी का एक नौसिखिया और लापरवाह ड्राइवर था। ऐसा लग रहा था जैसे अभी अभी उन्होंने बस चलाना सीखा है और बड़ी लापरवाही से वो बस चला रहा है, ऐसा हमें लगा। जिसने बस की तमाम यानी सभी मुसाफिरों की ऐसी हालत कर दी थी कि जब हम कौसी पहुँचे सभी के चेहरे पीले पड़ चुके थे। चेहरे पीले पड़ना ये मुहावरा है, अर्थ होता है नर्वस हो जाना। सभी जो यात्री बस में बैठे थे उनके चेहरे पीले पड़ चुके थे, सभी नर्वस हो चुके थे। कौसानी जाने वाले सिर्फ हम दो ही थे, इसलिए हम वहाँ कौसी गांव में स्टैंड पर उतर गए। बस अल्मोड़े चली गई। सामने की एक टीन शेड में काठ लकड़ी की बेंच थी, वहाँ हम बैठ गए और अपना वक्त गुजारते रहे, काटने लग गए। तबीयत हमारी सुस्त थी, तबीयत बहुत अच्छी नहीं थी। मौसम में उमस भी थी, गर्मी ज़्यादा थी। 2 घंटे बाद दूसरी लॉरी आकर रुकी। 2 घंटे हमने इंतज़ार किया तो एक दूसरी बस आकर के वहाँ रुकी और जब उसमें से प्रसन्न यहाँ बदन नहीं वदन मुख चेहरा शुक्ल जी को उतरते देखा। शुक्ल जी उतरे, उनका बिल्कुल प्रसन्न चित्त चेहरा था। जब उनके प्रसन्न चित्त चेहरे को हमने देखा तो हम लोगों की जान में जान आई, अर्थात हमें भी साहस आ गया, स्फूर्ति आ गई। शुक्ल जी जैसा सफ़र का साथी पिछले जन्म के पुण्यों से मिलता है, उन्होंने हमें कौसानी आने का उत्साह दिलाया था। उन्होंने ही हमें कौसानी आने के लिए कहा था, उत्साहित किया था। और खुद तो कभी उनके चेहरे पर थकान या सुस्ती दिखी नहीं। हमने कभी उनके चेहरे पर थकान नहीं देखी और सुस्ती भी नहीं देखी। फिर हमें देखते ही जैसे ही हमने शुक्ल जी को देखा तो हमारी भी सारी थकान काफूर हो जाया करती थी, अर्थात हमारी थकान भी शुक्ल जी को देखते ही दूर हो गई। लेकिन आज शुक्ल जी के साथ एक नई मूर्ति कौन है, एक और कोई व्यक्ति शुक्ल जी के साथ बस में से उतरा है। लंबा दुबला शरीर वाला था, पतला सांवरा चेहरा था, एमिल जोला जैसी उनकी दाढ़ी थी, ढीला ढाला पतलून पहन रखा था, कंधे पर पड़ी हुई ऊनी जर्किन थी, बगल में लटकता हुआ जाने थर्मस
या कैमरा या फिर बाइनाकुलर कोई दूरबीन है। खासी अटपटी चाल भी उन बाबू साहब की थी। यह पतला दुबला मुझ जैसा ही सींकिया शरीर, बिल्कुल पतला शरीर है, और उस पर भी झूमते हुए आना, झूम करके चल रहे थे। मेरे चेहरे पर निरंतर घनी होती हुई उत्सुकता को ताड़ करके पहचान गए, शुक्ल जी पहचान गए कि मैं क्या पूछना चाहता हूँ। मेरे चेहरे पर जो भाव थे उनको पहचान गए। शुक्ल जी ने कहा, हमारे शहर के मशहूर चित्रकार है। ये जो मेरे साथ हैं ये बहुत ही प्रसिद्ध चित्रकार हैं, सेन साहब हैं। अकादमी से इनकी कृतियों पर पुरस्कार इन्हें मिला है। उसी रुपए से घूमकर छुट्टियां बिता रहे हैं। ये इनको काफ़ी कृतियां ऐसी हैं जिनके लिए इनको पुरस्कार भी मिला है, और जो पुरस्कार की राशि है उनसे आराम से छुट्टियां बिता रहे हैं, घूम रहे हैं। थोड़ी देर में हम लोगों के साथ सेन साहब भी घुल मिल गए। बहुत मीठे हृदय वाले थे, और उनके जो कर्तव्य थे, जो कार्य थे, आगे चलकर हमने देखे, हमारी समझ में आए। अब कौसी से वह बस चली तो रास्ते का दृश्य ही बदल गया। सुडोल पत्थरों पर कलकल करती हुई कोसी नदी का नाम भी है। यहाँ सड़क के आसपास से कलकल करती हुई कोसी नदी भी बह रही थी, और कोसी के किनारे के छोटे छोटे सुंदर सुंदर गांव थे, हरे भरे मखमली खेत थे। कितनी सुंदर है सोमेश्वर की घाटी। सोमेश्वर की घाटी में कोसी नदी बह रही थी। यहाँ अब इन्हें हरे भरे खेत और सुंदर गांव भी दिखाई देने लगे थे। ये घाटी, सोमेश्वर की घाटी, बिल्कुल हरी भरी थी। एक के बाद एक बस स्टेशन पड़ते चले गए। छोटे छोटे पहाड़ी डाकखाने भी आए, चाय की दुकानें, कभी कभी कोसी या उसमें गिरने वाले नदी, दूसरी नदियाँ और नालों पर बने हुए पुल भी आए। कहीं कहीं सड़क निर्जन चीड़ के जंगलों से होकर गुजरती थी। टेढ़ी मेढ़ी ऊपर नीचे रेंगती हुई कंकरीली पीठ वाले अजगर सी सड़क पर धीरे धीरे वो चली जा रही थी। रास्ता बड़ा सुहावना था, और उस थकावट के बाद उसका सुहावनापन हमें तंद्रालश बना रहा था। हमें नींद भी आ रही थी, पर ज्यों ज्यों बस आगे बढ़ रही थी हमारे मन में अजीब सी निराशा छाती जा रही थी। अब तो हम लोग कौसानी के बहुत नज़दीक आ गए हैं। कौसी से 18 मील चले आए हैं। कौसानी अब 6 मील ही है। पर कहाँ गया वह अतुलित सौंदर्य? जो अतुलित सौंदर्य है, जिस सौंदर्य को हम देखने आए हैं, वह सौंदर्य अब कहाँ चला गया? हमें दिखाई नहीं दिया, अब तक देखने को नहीं मिला। वह जादू जो कौसानी के बारे में हमने सुना था। आते समय मेरे एक सहयोगी ने भी कहा था कि कश्मीर के मुकाबले में उन्हें कौसानी से अधिक मोह है। गांधी जी ने यहीं पर अनासक्ति योग भी लिखा था। कहा था कि स्विट्जरलैंड का आभास कौसानी में ही होता है, यानी इस कौसानी के सौंदर्य की तुलना स्विट्जरलैंड से की गई है। गांधी जी ने यहाँ अनाशक्ति योग आश्रम की स्थापना भी की। ये नदी, घाटी, खेत, गांव सुंदर है, किंतु इतनी प्रशंसा के योग्य तो नहीं है। जो अभी रास्ते में इन्होंने कोसी नदी देखी है, घाटियाँ, खेत, गांव ये देखे हैं, इतनी प्रशंसा के योग्य हमारे निबंधकार को नहीं लगे। हम कभी कभी अपना संशय शुक्ल जी से व्यक्त भी करने लगे, और ज्यों ज्यों कौसानी नज़दीक आता गया त्यों त्यों अधैर्य, फिर असंतोष, और अंत में क्षोभ हमारे चेहरे पर झलक आया। हम बहुत अधैर्यशाली हो गए। अब हमारे अंदर धैर्य रहा ही नहीं। असंतोष भी हुआ कि जैसा हम देखने आए थे, जैसा हमने सुना था, वैसा नहीं मिला है।
और अंत में क्षोभ, बड़ा दुख भी हुआ। ये सब भाव हमारे चेहरे पर झलक आए। शुक्ल जी की क्या प्रतिक्रिया थी हमारी इन भावनाओं पर, यह तो स्पष्ट नहीं हो पा रहा था, लेकिन वे बिल्कुल चुप थे। अचानक, सहसा अचानक बस ने एक बहुत लंबा मोड़ लिया और ढाल पर वह चढ़ने लग गई। सोमेश्वर की घाटी के उत्तर में एक ऊंची पर्वतमाला अब आ गई। उस पर बिल्कुल शिखर पर कौसानी बसा हुआ है। कौसानी से दूसरी और फिर ढाल शुरू हो जाती है। कौसानी के अड्डे पर अब जाकर के बस रुक गई। ये छोटा सा बिल्कुल उजड़ा सा हमें गांव लगा और बर्फ़ का तो यहाँ कहीं नाम निशान ही नहीं था। ऐसा लगा जैसे हम तो बिल्कुल ही ठगे गए। जैसा सुना था, जैसा यहाँ के लिए कहा गया था, वैसा कुछ नहीं मिला। कितना खिन्न था मैं। हमारे निबंधकार धर्मवीर भारती बड़े दुखी थे। अन्न खाते हुए, नहीं चाहते हुए भी बस से उतरे। जहाँ था वहीं पत्थर की मूर्ति सा स्तब्ध हो गया। लेकिन जब बस से उतरे और ऐसा दृश्य देखा कि बिल्कुल स्थिर पत्थर की मूर्ति के समान खड़े हो गए। कितना अपार सौंदर्य बिखरा था सामने की घाटी में। क्योंकि बस से उतरने के बाद सामने की घाटी की तरफ देखा तो वहाँ अपार सौंदर्य था। इस कौसानी की पर्वतमाला ने अपने अंचल में जो कल्यूर की रंग बिरंगी घाटी छिपा रखी है, उसमें किन्नर और यक्ष ही तो वास करते होंगे। यहाँ कौसानी गांव की जो पर्वतमाला है, कल्यूर की, यहाँ एक रंग बिरंगी घाटी है। रंग बिरंगे सुगंधित पुष्प वहाँ खिले रहते हैं। किन्नर और यक्ष जो सुगंधित पदार्थों के पास समीप रहते हैं, तो हमारे निबंधकार कहते हैं कि किन्नर और यक्ष शायद यहाँ निवास करते होंगे। 50 मील चौड़ी यह घाटी हरे मखमली कालीन जैसे खेत, सुंदर गेरू, गेरू का अर्थ है लाल रंग की शिलाएं काटकर बने हुए लाल लाल रास्ते हैं, जिनके किनारे सफ़ेद सफ़ेद पत्थरों की कतार और इधर से उधर आकर आपस में उलझा जाने वाली बेले की लड़ियों सी यहाँ नदियाँ हैं। जैसे एक दूसरी बेल एक दूसरे के ऊपर लिपट जाती है, सिमटी रहती है, ठीक इस प्रकार बहुत सी नदियाँ भी इधर से उधर एक दूसरे से लिपटी हुई दिखाई दी। मन में वैशाख था, बिना प्रयास के स्वतः ही यह आ गया कि इन बेलों की लड़ियों को उठाकर कलाई में लपेट लूं और आँखों से लगा लूं। अक्षमात अचानक हम एक दूसरे लोक में चले आए थे। अब हमें ऐसे लगा जैसे हम वास्तव में किसी दूसरे लोक में ही आ गए। इतना सुकुमार, कोमल, इतना सुंदर, इतना सजा हुआ, इतना निष्कलंक लगा कि इस धरती पर तो हमें जूते भी उतार कर ही जाना चाहिए, पाँव पहुँच करके ही आगे बढ़ना चाहिए। उस सौंदर्य को देखकर ऐसे भाव हमारे अंदर उपस्थित हो गए। धीरे धीरे मेरी निगाहों ने इस घाटी को पार किया और जहाँ ये हरे खेत, नदियाँ, वन क्षितिज के धुंधलेपन में नीले कोहरे में घुल जाते थे, वहाँ पर कुछ छोटे पर्वतों का हमने आभास अनुभव किया। उसके बाद बादल दिखाई दिए और फिर कुछ नहीं। कुछ देर उन बादलों में निगाह भटकती रही। अक्षमात अचानक एक हल्का सा विस्मय, आश्चर्य का धक्का मन को लगा, क्योंकि इन धीरे धीरे खिसकते हुए बादलों में यह कौन सी चीज़ है जो अटल है। इन बादलों के बीच से कोई एक स्थिर चीज़ इन्हें दिखाई दी। यह छोटा सा बादल के टुकड़े सा, कैसा इसका अजब रंग है, न सफ़ेद है, न रुपैला है, न हल्का नीला है, पर तीनों का आभास देता हुआ है। तो ये क्या है? बर्फ़ तो नहीं? हाँ जी, यह बर्फ़ी थी। बर्फ़ नहीं तो फिर क्या हो सकती है? अक्षमात बिजली सा यह विचार, बिजली सा बड़ी तेज गति से शीघ्र ही यह विचार मन में कौंधा कि इसी घाटी के पार वह नगाधिराज पर्वत सम्राट हिमालय है।
हमें पता चला कि वास्तव में इस घाटी के पीछे ही पर्वतों का सम्राट नगाधिराज हिमालय वहाँ पर है। इन बादलों ने उसे ढक रखा है। वैसे वह क्या सामने है, उसका एक छोटा सा बाल स्वभाव वाला शिखर बादलों की खिड़की से झांक रहा है। उन बादलों के बीच से हमें उस हिमालय के शिखर का एक छोटा सा भाग दिखाई दिया। मैं हर्षातिरेक से, बहुत प्रसन्नता से मैं चीखी उठा, बर्फ वह देखो। शुक्ल जी, सेन सभी ने देखा, पर अक्षमात वह फिर लुप्त हो गया, क्योंकि बादलों ने उसे फिर ढक दिया। और इस दृश्य को देखकर ऐसा लगा जैसे बाल शिखर जान करके किसी ने अंदर खींच लिया हो। खिड़की से झांक रहा, कहीं गिर न पड़े। जैसे कोई छोटा बच्चा होता है, उसे माता पिता खिड़की से बाहर देखता है तो अंदर की तरफ ले लेते हैं कि कहीं खिड़की से गिर नहीं जाए। ठीक ऐसे ही उस शिखर को भी बादलों ने ढक लिया। पर उस क्षण के हिम दर्शन ने हमें जाने क्या भर दिया था। सारी खिन्नता, जो पीड़ा थी, निराशा, थकावट, सब छूमंतर हो गई, गायब हो गई। हम सब अब व्याकुल हो उठे थे। अब ये बादल छट जाएंगे, कुछ समय बाद बादल हट जाएंगे, फिर हम हिमालय हमारे सामने खड़ा हो जाएगा, निरावृत, बिना किसी पर्दे के। असीम सौंदर्य राशि हमारे सामने अभी अभी अपना घूंघट धीरे से खिसका देगी। अर्थात जैसे कोई युवती, सुंदर युवती घूंघट हटाती है तो उसके सुंदर चेहरे के दर्शन होते हैं, ठीक उसी प्रकार जब बादल हट जाएंगे तो बर्फ़ का सौंदर्य हिमालय के शिखर को हम देख पाएंगे। और तब सचमुच मेरा दिल पूरी तरह से धड़कने ही लग गया था। शुक्ल जी बिल्कुल शांत थे, केवल मेरी ओर देखकर कभी कभी मुस्कुरा देते थे, जिसका अभिप्राय था कि इतने अधीर थे। कौसानी आया नहीं और मुंह उन्होंने लटका लिया, कहा नहीं, लेकिन फिर भी शुक्ल जी लगभग यही कहना चाह रहे थे। अब समझे यहाँ का जादू। डाक बंगले के खानसामे में जो रक्षक था वहाँ देखभाल कर रहा था, उसने बताया कि आप लोग बड़े खुश किस्मत हैं, भाग्यशाली हैं साहब। 14 टूरिस्ट, 14 यात्री पर्यटक यहाँ पर हफ्ते भर रहे, लेकिन उन्हें बर्फ़ दिखाई नहीं दी, क्योंकि हमेशा बादल रहे, बादल हटे ही नहीं। आज तो आपके आते ही आसार खुलने के हो रहे हैं, बादल छटने का आभास होने लग गया है कि बादल कुछ ही समय में छट जाएंगे, दूर हो जाएंगे। सभी का सामान रख दिया गया था, सभी बिना चाय पिए सामने के बरामदे में बैठ गए, एकटक सामने ही देखते रहे कि कब बादल हटे और कब हम इस हिमालय जो बर्फ़ से ढका हुआ है उसके शिखर को देखें। बादल धीरे धीरे नीचे उतर रहे थे और एक एक करके नई नई शिखरों की हिम रेखाएं अनावृत हो रही थी, बिना पर्दे के हो रही थी। सब कुछ खुल गया। अब सारे बादल छट चुके थे, दूर हो चुके थे। बाईं ओर से शुरू होकर दाईं ओर गहरे शून्य में धंसती हुई हिम शिखरों की उबड़ खाबड़, रहस्यमयी, रोमांचक श्रृंखला, ये सब हमें अभी दिखने लग गई। हमारे मन में उस समय क्या भावनाएं उठ रही थी, यह अगर बता पाता तो यह खरोंच और यह पीड़ा ही क्यों रह गई हो। अर्थात मैं उस समय के सौंदर्य के बारे में कुछ भी नहीं बता पा रहा हूँ, सिर्फ एक धुंधला सा संवेदन इसका अवश्य था। जैसे बर्फ़ की सिल के सामने खड़े होने पर मुख पर ठंडी ठंडी भाप लगती है, वैसे हिमालय की शीतलता मस्तक को छू रही थी। सारे संघर्ष, सारे अंतर्द्वंद, सारे ताप जैसे नष्ट हो रहे थे। 3 प्रकार के ताप बताए गए हैं, दैहिक, दैविक और भौतिक। ये 3 प्रकार से जो कष्ट मिलते हैं इन्हें त्रिताप कहा गया है। हमारे शरीर में कोई बीमारी लग जाए,
और उस बीमारी से जो कष्ट हो, जो पीड़ा हो, वह दैहिक ताप कहलाता है। हमारे देवी देवताओं के प्रकोप से, कुदृष्टि से, नाराज़ी से जो हमारे सामने परेशानियां आए, जिनसे हमें कष्ट हो, वे दैविक ताप कहलाते हैं। और प्राकृतिक आपदाओं से, भूकंप आने से या आग लग जाने से या फिर कोई तेज़ समुद्री तूफान आ जाए, उससे जो भी पीड़ा और कष्ट का सामना करना पड़े, वे सब भौतिक ताप कहलाते हैं। तो ये 3 प्रकार के ताप हैं, दैहिक, दैविक और भौतिक। और उसे शमित करने के लिए, उनको शांत करने के लिए क्या पहले के साधक हिमालय पर जाते थे? यह पहली बार मेरी समझ में आ रहा था। वास्तव में जो साधक थे, दैहिक, दैविक और भौतिक कष्टों को दूर करने के लिए वे हिमालय पर चले जाते थे, क्योंकि वहाँ का सौंदर्य, वहाँ की शीतलता को पाकर के और शारीरिक बीमारी भी दूर हो जाती थी, शारीरिक कष्टों को भूल जाते थे, देवी प्रकोप भी शांत हो जाता था। तो प्राकृतिक आपदाओं से होने वाला जो कष्ट है, उसका भी आभास वहाँ नहीं होता था। तो हमारे निबंधकार कह रहे हैं, वास्तव में तीनों प्रकार के कष्टों को या तापों को दूर करने के लिए, शांत करने के लिए पहले यहाँ लोग आते थे। और अक्षमात एक दूसरा तथ्य, अचानक एक दूसरा तथ्य मेरे मन के क्षितिज पर उदय हो गया। कितनी पुरानी है ये हिमराशि, ये जो बर्फ़ है हिमालय के शिखरों पर जमी हुई है, कि कितनी पुरानी हो सकती है, ऐसा प्रश्न भी मेरे सामने उपस्थित हो गया। जाने किस आदिम काल से ये शाश्वत अविनाशी इन शिखरों पर जमी हुई है। कुछ विदेशियों ने इसीलिए हिमालय की इस बर्फ़ को चिरंतन हिम, लंबे समय से, दीर्घ समय से जमी हुई बर्फ अर्थात एटर्नल स्नो कहा है, लंबे समय से जमी हुई है। सूरज ढल रहा था, सुदूर दूर के शिखरों पर दर्रे, ग्लेशियर, ढाल, घाटियों का क्षीण आभास होने लगा था, क्योंकि अब धीरे धीरे अंधेरा हो रहा था और ये दूर के जो शिखर थे, ढाल थे, घाटियाँ थी, अब वो धुंधली सी दिखाई देने लगी थी। आतंकित मन से मैंने ये सोचा कि पता नहीं इन पर कभी मनुष्य के चरण भी पड़े हैं या नहीं। अनंत काल से इन सूने बर्फ़ ढके दर्रों में सिर्फ बर्फ़ के अंदर ही हू करते हुए बहते रहे होंगे। पता नहीं यहाँ कोई पहले आए भी थे या नहीं आए थे, इसका भी पता नहीं चल पा रहा है। अब सूरज डूबने लगा, धीरे धीरे ग्लेशियरों में पिघली केसर बहने लगी, बर्फ़ कमल के लाल फूलों में बदलने लग गई थी। घाटियाँ अब गहरी और पीली हो गई थी, क्योंकि सूर्यास्त के समय जो लालिमा युक्त किरणें गिर रही थी, उनसे ये बर्फ़ अब रंगीन हो चली थी। अंधेरा होने लगा तो हम उठे, मुंह हाथ धोने और चाय पीने में लग गए। सब चुपचाप थे, गुमसुम थे, जैसे अंधेरा होने पर हम सबका सब कुछ ही छिन गया हो। शायद सबको कुछ ऐसा मिल गया हो जिसे अंदर अंदर सहसने में सब आत्मलीन हो गए। जो भी हमने सौंदर्य देखा, अब अंदर ही अंदर सब उसमें आत्मलीन हो गए हैं, सब डूब गए हैं। इसलिए कोई कुछ भी नहीं बोल रहा था। थोड़ी देर में चांद निकला और हम फिर बाहर निकल गए। इस बार सब शांत था, जैसे वह बर्फ़ भी सो रही हो। मैं थोड़ा अलग आराम कुर्सी खींच करके बैठ गया। यह मेरा मन इतना कल्पनाहीन क्यों हो गया है? हमारे निबंधकार को ऐसा लगा कि मैं कोई कल्पना क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। इसी हिमालय को देखकर किसने किसने क्या क्या नहीं लिखा, और यह मेरा मन है कि एक कविता तो दूर, एक पंक्ति, हाय एक शब्द भी तो नहीं जान पा रहा है। यानी कुछ भी मैं कल्पना नहीं कर पा रहा हूँ।
पर कुछ नहीं, यह सब कितना छोटा लग रहा है इस हिम सम्राट के समक्ष। धीरे धीरे लगा मन के अंदर जो बादल थे वो भी छट रहे थे, यानी मन के अंदर बहुत सारे भाव थे, बहुत सारे विचार थे, चिंताएं थी, अब वो धीरे धीरे दूर हो रहे थे। कुछ ऐसा उभर रहा है जो इन शिखरों की प्रकृति के समान ही है, कुछ ऐसा जो इस ऊंचाई पर उठने की चेष्टा कर रहा है ताकि इनसे इन्हीं के स्तर पर मिला जा सके। लगा यह हिमालय बड़े भाई की तरह ऊपर चढ़ गया है और मुझ छोटे भाई को नीचे खड़ा हुआ कुंठित और लज्जित देखकर थोड़ा उत्साहित भी कर रहा है, स्नेह भरी चुनौती भी दे रहा है कि हिम्मत है, ऊंचे उठोगे। अर्थात हमें भी यह हिमालय उत्साहित करने लगा। सहसा सन्नाटा तोड़कर सेन, जो एक चित्रकार इनके साथ में थे, रविंद्र की कोई पंक्ति गाने लग जाता है और उससे तंद्रा, जो आलसी थी, आलस्य था, जो नींद सी आ रही थी, वो सब टूट गई, दूर हो गई। हम सक्रिय हो उठे, अदम्य शक्ति, उल्लास, आनंद जैसे हमें छलक पड़ रहा था। सबसे अधिक खुश तो वे सेन साहब थे, बच्चों की तरह चंचल चिड़ियों की तरह चहक रहे थे। बोलने लगे, भाई साहब हम तो वंडर स्ट्रक हैं, हम तो बड़े आश्चर्यचकित हो गए हैं कि यह भगवान का क्या क्या करतूत इस हिमालय में होता है। इस पर हमारी हंसी मुश्किल से ठंडी हो पाई कि वे शीर्षासन करने लग गए। सिर नीचे और पैर उन्होंने ऊपर की तरफ कर लिए। पूछा गया कि क्या कर रहे हो, तो बोलने लग गए, हम नए पर्सपेक्टिव से हिमालय को देखेगा, यानी हम एक नए तरीके से हिमालय को देखने का हमारा ये नया तरीका, हम पैर ऊपर और सिर नीचे करके देखेंगे। बाद में मालूम हुआ कि वह बम्बई की अत्याधुनिक चित्रशैली से थोड़े नाराज हैं। हमें बाद में पता चला कि जो बम्बई में अभी चित्रशैली चल रही है वो नाराज़ थे उससे। कहने लगे, और सब जीनियस लोग शीर के यानी सिर के बल खड़े होकर दुनिया को देख रहे हैं, इसी से हम भी सिर के बल ही हिमालय को देखने का प्रयास करेंगे। दूसरे दिन घाटी से उतरकर 12 मील चलकर हम वैजनाथ धाम पहुंच गए। वहाँ गोमती नदी बह रही थी। गोमती की उज्ज्वल बिल्कुल स्वच्छ जल राशि में हिमालय की बर्फीली चोटियों की छाया तैर रही थी। पता नहीं उन शिखरों पर कब पहुंचूं, पर उस जल में तैरते हुए हिमालय से जी भर करके भेंटा, यानी खूब मिला, उसमें डूबा ही रहा। आज भी उसकी याद आती है तो मन पिरा उठता है, पीड़ित हो जाता है। कल थैली की बर्फ को देखकर मेरे मित्र उपन्यासकार जिस तरह स्मृतियों में डूब गए, उस दर्द को मैं समझता हूँ। और जब ठेले पर हिमालय की बात कहकर हंसता हूँ तो वह उस दर्द को भुलाने का ही एक बहाना है। वे बर्फ़ की ऊंचाइयाँ हमें बार बार बुलाती है। हमें कि चौराहे पर खड़े होकर ठेले पर लद कर के निकलने वाली बर्फ़ को देखकर अपना मन बहला लेते हैं। किसी ऐसे ही क्षण में ऐसे ही ठेलों पर लदे हिमालय से घिरकर ही तो तुलसी ने नहीं कहा था, कब हो कहो यहीं रहनी रहोगे। मैं क्या कभी ऐसे भी रह सकूँगा वास्तविक हिम शिखरों की ऊंचाइयों पर। और तब मन में आता है कि फिर से हिमालय को किसी के हाथ संदेशा भेज दूँ, नहीं बंधु मैं फिर से आऊँगा। हमारे लेखक को, हमारे निबंधकार को इच्छा होती है कि फिर से मैं हिमालय के उस सौंदर्य को, बर्फ़ से ढके हुए इन शिखरों को दोबारा फिर से देखने जाऊँ। मैं फिर लौट कर वहीं आऊँगा। उन्हीं ऊंचाइयों पर मेरा आवास है, वही मेरा मन रमता है। मैं करूँ तो क्या करूँ। अर्थात उस सौंदर्य को हमारे निबंधकार पुनः देखने की इच्छा जागृत करते हैं।